जय श्री राम मित्रों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का चैप्टर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे आपका कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसका हम लोग एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सबों के सामने यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया गया है। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको कल बताया था कि कितने सारे आपके अपर लेवल के मैनेजर होती हैं, उसके नीचे यूनिट वाइज यहाँ पे चैन ऑफ कमांड के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि नीचे वर्कर, ऊपर सीईओ। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो वो ऐसे सारे पैरामीटर्स जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, बनता है, उसे ही वही सारे पैरामीटर्स को एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर्स क्या है, उस पैरामीटर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपका रफ पेज हुआ, जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आपका फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या होते हैं, तो बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट डिपार्टमेंट जो हुआ वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपके जितने सारे मटेरियल्स होते हैं वो तैयार होते हैं, प्रोडक्ट बनता है, उसका फिनिशिंग होता है, उसका कटिंग होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक डिपार्टमेंट या यूनिट हुआ, जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एंड नेक्स्ट आपका क्या होता है, तो नेक्स्ट आपका होता है मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। मार्केटिंग, उसमें क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों, मार्केटिंग में जो होती है वो किया जाता है, जो प्रोडक्ट बन गया है उसे कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके जानकारी को, उसके क्वालिटी को कस्टमर के सारे कस्टमर, सिलेक्टेड कस्टमर, उन तक कैसे पहुंचाया जाए, प्रचार कैसे किया जाए, मार्केटिंग में वो आपका होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में जो हुआ मेरे प्यारे साथियों, वो होता है कि प्रोडक्ट बनने में, रॉ मटेरियल खरीदने में कितना पैसा खर्च लगा, कितना पैसा हमने बेचा, जो प्रोडक्ट उससे हमें कितना पैसा आया, आउटकम इन, और कितना खर्च हुआ, इनकम कितना आया। ठीक है, तो जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसका हिसाब बारी, हमने कितना रेवेन्यू कमाया उसका हिसाब बारी, जो डिपार्टमेंट करता है उसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बोलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्या होता है, तो एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। इसमें देखा जाता है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी कितना देना है, कौन है जो वर्क पर आज आया, कौन है छुट्टी पे है, उनको किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, उन्हें थाम के अगर रखना है तो जितने भी वर्कर्स हैं उन सबों को किस प्रकार से यहाँ पे हैंडल किया जाए, वो वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो आपका होता है ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट। तो ये सारा डिपार्टमेंट जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, उसके एलिमेंट्स में आप कह लीजिए, तो सबसे पहले आपको करना होता है डिपार्टमेंटेशन। सारे एक ही प्रकार के जहाँ पे कार्य होते हैं उसको एक डिवीज़न में बांट दिया जाता है, और उस डिवीज़न को बोला जाता है डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट बोलिए
तो ये जो प्रोसेस हुआ उसे डिपार्टमेंटिंग प्रोसेस आप बोल सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन प्रोसेस के बाद एक होता है फॉर्मेशन, फिर होता है आपके फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बताता हूँ, सिलेक्टेड लोगों को एक डिवीज़न में बांट देना, डिपार्टमेंट में बांट देना, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। और जब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेते हैं उसके बाद वर्क स्पेशलाइजेशन करते हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, जितने में ह्यूमन रिसोर्स या फिर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके वर्क स्किल के हिसाब से, उनके नॉलेज के अनुसार से डिपार्टमेंट, जो आपने देखा बहुत सारा डिपार्टमेंट, उसमें पोजीशन देना, स्थान देना। वो किस प्रकार का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है तो उसे ऊंचे पद पे रख दीजिए, उसे मैनेजर बना दीजिए, कम पढ़ा लिखा है तो वर्कर बना दीजिए। तो वर्क स्पेशलाइजेशन में ये प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स डिपार्टमेंट भी बन गया, वर्कर्स भी आ गया। अब काम करने का कोई नियम तो होगा, कोई रूल और रेगुलेशन तो होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने समय से कितने समय तक कार्य करना है, किसको इस दिन छुट्टी देना है, इत्यादि चीज़ें चलाने के लिए कोई रूल तो होंगे, नियम तो होंगे। कि फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को क्या क्या मेंटेन करना है, साथ में भोजन कब करने हैं, चाय पीना है या नहीं, स्मोकिंग करना है या नहीं, ये सभी मानक होते हैं, ठीक है। तो उसे ही बोला जाता है वर्क का यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन तय करना, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक काम करने का मानक होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे बोलेंगे फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन में सबको अपना अपना काम बता देना कि आपको ये कार्य है, इतना देर करना है। वर्कर्स को बता दीजिए कि आपको आज ये काम ना करके वो काम करना है। तो ये जो कार्यकलाप होती है, रूल्स डिसिप्लिन, उसे हम लोग फॉर्मलाइजेशन बोलेंगे। ये वर्क का स्पेशलाइजेशन हो गया। फ्रेंड्स जब आपका वर्क स्पेशलाइजेशन हो जाए, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, वर्क का स्पेशलाइजेशन हो जाए, उसके बाद चैन ऑफ कमांड वाला यहाँ पे स्टेप अपनाने पड़ते हैं। चैन ऑफ कमांड में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी कंपनी में आपको सारे वर्कर्स की ज़रूरत हुई, वो कंपनी नया नया बना है, तो आप क्या कीजिएगा, एक जॉब निकालिएगा तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर देंगे आप में कंपनी में वर्क करने के लिए। तो क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि बेरोज़गारों की समस्या कितना है, बेरोज़गार बहुत हैं, तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर देंगे। किन्हीं का नाम ABCDDFGH इत्यादि लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब आपको देखना है कि सारे लोगों का जो आपने डाटा कलेक्ट किया, उसने बताया कि वो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, इतना दिनों का, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। मान लेते हैं ए वाला जो ग्रुप है, ये क्या है, तो ये प्रोडक्शन वाले में एक्सपर्ट है। और ए जो आदमी है उसके पास 15 वर्ष का एक्सपीरियंस है, बी जो आदमी है उसको 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, सी जो आदमी है उसको मान लेते हैं 5 वर्ष का एक्सपीरियंस हो इत्यादि, और इन सबों को भी कुछ कुछ एक्सपीरियंस हो। अब एक कॉलम जो हुआ, मान लेते हैं एक आदमी ऐसा है जिसमें आप उसको मार्केटिंग करने आता है, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो, किसी को 5 वर्ष, किसी को 10 वर्ष, किसी को 15 वर्ष, किसी को 1-2 वर्ष मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस हो। तो एक आपका हो गया, एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक हो गया आपका मार्केटिंग वाला लोगों को आपको हायर करना है, और एक में लोग जो स्किल आपने देखा कि उसमें उनको अकाउंटिंग से रिलेटेड लोग हैं, उनको लेखा जोखा करने अच्छे से आता है, कंपनी का हिसाब बारी वो चला सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग के लोग हो गए। एक होता है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को, लोगों को कैसे मैनेज करना है, वो वाले लोग हो गए इस कॉलम में। तो उन सबों को आपने पदों के अनुसार से बांट दिया,
पदों से अनुसार से बांट दिया। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा, उसे आपने क्या किया, प्रोडक्शन वाले पद पे उसको रखा। ठीक है, अब उससे कम वाला एक्सपीरियंस वाला जो व्यक्ति होगा उसको आप जीएम बना दीजिएगा, जनरल मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कार्य में आपने जीएम बना दिया। उसके नीचे आप क्या बना दीजिएगा, तो जीएम के बाद आप बना दीजिएगा सीएम। कम एक्सपीरियंस वाला जो लोग होगा उसको सीएम बना दीजिएगा, चीफ मैनेजर प्रोडक्शन वाले विभाग का। ठीक है, उसके नीचे आप क्या कीजिएगा, तो मैनेजर आप बना दीजिएगा, मैनेजर बना दीजिएगा। और उसके नीचे कोई होगा वर्कर, जो काम करने वाला होगा। ठीक है, वर्कर। तो मेरे प्यारे साथियों, जो सबसे तेज होगा, सबसे ऊपर पद पे रहेगा, वो प्रोडक्शन वाला एक आदमी होगा। वो जो है वो प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें बनाना है वो जनरल मैनेजर को बताएगा। ठीक है, अब जनरल मैनेजर उस पर सारा रिसर्च करके उसे किसको बताएगा, तो सीएम यानी कि चीफ मैनेजर को बताएगा कि ऐसे ऐसे काम करवाना है, आप देखिए। और सीएम जो है वो जो काम करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, उसे अब क्या करना है, इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो वो करवाएगा मैनेजर से, जो तुम जाओ वर्कर से सारा काम करवाओ, जो मैंने बताया है उसे ज़मीनी रूप पे इम्प्लीमेंट करवाओ, तो आपका वर्कर हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप स्किल के आधार पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी आपका यही चारों या पांचों चीज़ें होता है। मार्केटिंग में भी आपके जीएम हो गए। ठीक है, सबसे ऊपर मार्केटिंग में क्या होगा, जीएम, जिसमें आपको रखने पड़ेंगे क्या, यहाँ पे जीएम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। ठीक है, फिर सीएम चीफ मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। ये आपके चैन ऑफ कमांड कैसे बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपके मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, फिर वर्कर हो गया, एम्प्लॉय हो गया। यहाँ पे अकाउंटिंग में भी आपका रहेगा जीएम अकाउंटिंग के लिए, फिर आपका रहेगा सीएम अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद मैनेजर रहेगा अकाउंटिंग के लिए, उसके बाद वर्कर रहेगा अकाउंटिंग के लिए। ह्यूमन रिसोर्स में भी आपका सेम चीज़ रहेगा, जीएम रहेगा जनरल मैनेजर रिसोर्स के लिए, सीएम रहेगा, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स के लिए मैनेजर रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स के लिए वर्कर रहेगा, एचआर के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए। तो ये सभी देखिए चेन ऑफ कमांड में क्या होता है, ये सारा स्टेप्स जो हुए, अब किसको कौन सा जानकारी देना है। देखिए अब वर्कर जो है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन वाले जनरल मैनेजर से कांटेक्ट नहीं कर सकता है। उसको अगर कोई रिपोर्ट करना है, अब उसने क्या क्या कार्य किया, कोई समस्या आ गया, तो वो रिपोर्ट किसको करेगा, मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो कोई भी जानकारी अगर वर्कर को बताना है तो वो जानकारी एकदम जिसको चाहिए उसी को ही पहुँचे, यही होता है चेन ऑफ कमांड। अगर जनरल मैनेजर को कोई इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देना है तो सीएम को देगा, चीफ मैनेजर को देगा, और वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, अकाउंटिंग का अलग होता है, और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स में भी ये सारे यहाँ पे टाइप होते हैं, मैनेजर के, वर्कर के। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि चैन ऑफ कमांड में क्या, किसको इन्फॉर्मेशन देना है, जो जिस भी वर्क से रिलेटेड होंगे उसको ही रिपोर्ट करना है, या फिर वही नीचे वाले को इंस्ट्रक्शन देगा, जानकारी बतलाएगा। तो ये आपके चैन ऑफ कमांड में हो गए। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जीएम जो जनरल मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, विभाग का मैनेजर है, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर एक होगा, वो होगा क्या होगा, सीईओ आप कह लीजिए, सीईओ कह लीजिए, या फिर
डायरेक्टर मैनेजर कह लीजिए। तो ये चारों जो मार्केटिंग का मैनेजर है या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो किसको इंस्ट्रक्शन देगा या रिपोर्ट करेगा, कोई चीज़ बतलाएगा तो सीईओ को बताएगा, अकाउंटिंग वाला भी जनरल मैनेजर बताएगा, डायरेक्टरेट मैनेजर को बताएगा, एचआर वाला भी सीओई को बताएगा। उस सबसे ऊपर का जो पोस्ट हुआ ये आपका हो गया ए। उसके नीचे इस चारों भाग में डिवाइडेड है, सभी का अपना 4-4 स्टेप्स हो गए। तो फ्रेंड्स अब देखिए अब क्या होगा। अब मान लेते हैं कोई भी सुपरवाइज़र है, वो कितने मान लेते हैं, ये जो मैनेजर है वर्कर के डिपार्टमेंट का, वो थोड़े है कि एक ही व्यक्ति को कंट्रोल करता होगा। यहाँ पे 5, 4, 10 लोग होंगे जिसको वो क्या करता होगा, तो उस पर नज़र बनाए हुए रहता है, उससे काम करवाता है। तो यही जो कंट्रोल करने का चीज़ हुआ, उसको ही अब यहाँ पे किस बारे में, तो चैन ऑफ कमांड के बाद होता है स्पैन ऑफ कंट्रोलिंग। सुपरवाइज़र अपने नीचे वाले को कितने लोगों पर वो अपना कंट्रोल कर रहा है, ये होता है आपका क्या होता है, तो चैन ऑफ कमांड के बाद होता है स्पैम ऑफ कंट्रोलिंग होगा। और ये सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हुआ डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ था, डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद जो हुआ था वो हुआ था वर्क स्पेशलाइजेशन होता है, फॉर्मलाइजेशन होता है, चैन ऑफ कमांड होता है। उसके बाद ये आपका होता है स्पैम ऑफ कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। जिसमें ये भी मैंने बताया कि जैसे मान लेते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये जो मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, वो 2-3 लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, उसे जानकारियाँ प्रदान कर रहा होगा, उससे काम करवा रहा होगा। तो यही हुआ, क्या हुआ, स्पैम ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए। फ्रेंड्स आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जनरल मैनेजर है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, तो एक ही व्यक्ति चीफ मैनेजर को कंट्रोल कर रहा है। अब चीफ कंट्रोलर भी है, वो एक ही व्यक्ति मैनेजर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो है एक ही लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तो ये बोला जाएगा नैरो, ठीक है। लेकिन वही मैनेजर है वो एक से अधिक लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उससे काम करवा रहा है। तो यहाँ पे वाइडर रेंज हो गया, ठीक है। तो नैरो स्पैम ऑफ कंट्रोल जो हुआ वो टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंटों में देखा जाता है। और वाइडर स्पैम ऑफ कंट्रोल हुआ वो आपके देखे जाते हैं वर्कर्स नीचे लेवल वाले, यहाँ पे मैनेजर के मध्य। तो फ्रेंड्स एक और चीज़ यहाँ पे जानने वाली बात है कि जो एक लोगों को ही कंट्रोल करते हों वो अपर लेवल के मैनेजमेंट में करते हैं, तो उसे एग्जीक्यूटिव स्पैम ऑफ कंट्रोल भी बोलेंगे। और जो मैनेजर सब होते हैं वो एक से अधिक वाइडर लोगों को कंट्रोल करते हैं, तो इसे बोला जाएगा यहाँ पे ऑपरेशनल स्पैम ऑफ कंट्रोल बोलेंगे, ठीक है। यह आपका लोअर डिपार्टमेंट में होता है, लोअर मैनेजमेंट में कंट्रोल होता है, तो इसलिए इसे ऑपरेशनल स्पैम ऑफ कंट्रोल। और जो आपका एग्जीक्यूटिव स्पैम ऑफ कंट्रोल हुआ वो आपका टॉप लेवल में, आप टॉप मैनेजमेंट में होता है, तो इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव स्पैम ऑफ कंट्रोल। अब फ्रेंड्स मैं आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये जो आपका स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको मैं अगर हाईलाइट कर दूँ, ये आपका हाईलाइट हो गया, फिर ये आपका हाईलाइट हो गया। तो जो भी हाईलाइट का मतलब है कि यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में निर्णय लेने का अधिकार केवल ऊपर वाले ही मैनेजमेंट को ही अधिकार है। वही लोग कंपनी में क्या बदलाव करने हैं, कौन सा प्रोडक्ट ये करना है वगैरह वगैरह, वो सारे लोग ही निर्णय लेते हैं। तो जो निर्णय कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लेवल के मैनेजर्स ही लेते हैं, जीएम ले सकते हैं, सीईओ ले सकते हैं, तो
उसको बोला जाएगा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब केवल और केवल ऊपर वाले ही अधिकारी ही निर्णय को लेंगे, बाकी सब उनके निर्णय पर ही वर्क करेंगे। ठीक है, बाकी सबको वो लोग जो निर्णय लेंगे उस पे ही वर्क करना है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का मतलब आपने समझ लिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? तो डिसेंट्रलाइजेशन में आपके मिडिल लेवल के मैनेजमेंट, जैसे आपके देख सकते हैं सीएम, चीफ मैनेजर या फिर मैनेजर, इनको भी हाईलाइट अगर कर दिया जाए, मतलब कि यहाँ पे ये जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के मैनेजर है वो भी निर्णय ले सकते हैं। उनको हर बार ऊपर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ इनको अच्छा लगा तो वो लोग खुद मिडिल लेवल के मैनेजर या फिर मैनेजर, सीएम मैनेजर, वो लोग भी निर्णय ले सकते हैं, वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये जो प्रोसेस हुआ जहाँ पे मिडिल लेवल या लोअर लेवल के मैनेजर निर्णय लेंगे, उससे ही बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में एक चीज़ फ़ायदा होता है कि इससे समय का बचत होता है। अब बार बार ऊपर जाइए और उनसे मदद लीजिए तो उससे उतना सारा स्मूथली वर्क नहीं हो पाता है, समय का बचत नहीं हो पाता है, समय तो बर्बाद होंगे पूछने जाना है तो। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में एक घाटा भी होता है, लेकिन फ़ायदे में ये होता है कि यहाँ पे जो भी वर्क अगर मैनेजर, मिडिल लेवल के मैनेजर को अच्छा लगा और कोई नया प्रोडक्ट निर्माण कर सकता है तो चलिए वो उसके पास से अधिकार होता है कि वो निर्णय वो खुद ले ले ऊपर वाले से पूछे बगैर। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है? तो यहाँ पे जैसे अधिक लोग निर्णय लेंगे तो यही होगा कि इनका निर्णय कुछ अलग हो सकता है, उनका निर्णय कुछ अलग हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे निर्णय लेने में एक उतना अच्छा यहाँ पे नहीं होता है। काम थोड़ा फास्ट तो होगा लेकिन आपसी मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अधिकार रहता है लोअर लेवल के मैनेजर को भी निर्णय लेने का कि आप अगर कुछ निर्णय ले सकते हैं। सारा निर्णय ऊपर वाले का ही चलेगा, बट अगर कोई चीज़ छोटी मोटी बदलाव अगर इनको करना है तो ये बिना पूछे वो चीज़ें कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। फ्रेंड्स, और डिसेंट्रलाइजेशन में लोग अपना अपना दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पैसे लेंगे, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन एक्सपेंसिव हुआ और सेंट्रलाइजेशन उतना एक्सपेंसिव नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो निर्णय ऊपर वाले लोग दे दिए हैं उनका ही कंट्रोल सारे लोगों पे रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में अगर आप कोई आविष्कार कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा आप एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे। तो समय का बचत डिसेंट्रलाइजेशन में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। तो अब इसे ही यहाँ पे आप लोग देखें तो अब यहाँ पे वही सब चीज़ें एलिमेंट्स बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, और फॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है, डिपार्टमेंटेशन के बारे में बताया गया है, का चैन ऑफ कमांड के बारे में बताया गया है, और फिर आपके यहाँ पे स्पैम ऑफ कंट्रोल के बारे में बतलाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, स्पैम ऑफ कंट्रोल के बारे में बताया गया है। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी बताया गया है, और आप सभी को मैंने एक ऊपरी तरीके से एग्जाम्पल देकर के समझा चुका हूँ कि वो सब क्या होता है। अब आप इन सब चीज़ों को कॉपी में नोट कीजिए, ऐसे मैं डिटेल्स वीडियो इस पर अगले पार्ट में बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।